हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग सर्कुलर डायनामिक्स को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले क्लास एक हुआ था सर्कुलर डायनामिक्स का, उसमें हम लोग सेंटीपीटल फोर्स का बात किए थे। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और कुछ क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सबसे पहले बात आपको मालूम होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो मतलब फेक फोर्स होता है, ये कोई रियल में फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल क्या है? एक स्यूडो फोर्स। और इस स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़े थे निलंबित के समय, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पढ़े थे तो उसमें आपको बताया गया था स्यूडो फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब काम करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब काम करेगा? अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है और सर्कुलर मोशन कर रहा है। कोई पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। ये मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है और एक पार्टिकल है, थोड़ा हम बड़ा ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा पार्टिकल है और ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है। मान लेते हैं कि एक आदमी है, एक बच्चा है, मान लेते हैं जिसका नाम है मोनू। जिसका नाम क्या है? मोनू। ये ग्राउंड पर खड़ा है और ग्राउंड पर खड़ा, ग्राउंड है ये। और ग्राउंड कैसा फ्रेम है? ग्राउंड कैसा फ्रेम है? ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है। ग्राउंड कैसा? इनर्शियल है, इनर्शियल, ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम है। तो ग्राउंड पर अगर ये लड़का खड़ा है और ये ऑब्जर्व कर रहा है इस पार्टिकल को, ऑब्जर्व कर रहा है ये पार्टिकल, ये लड़का इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है, तो इसको क्या फील होगा? ये पार्टिकल इस प्रकार से घूम रहा होगा, सर्कुलर मोशन करता दिखेगा। इस लड़का जिसका नाम मोनू है, मोनू को क्या लगेगा कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन यदि ये लड़का यहीं पे बैठ जाए, इस पार्टिकल पर ही बैठकर देखे, ये लड़का इस पार्टिकल पर बैठ जाए, इस पार्टिकल पर बैठ के देखे, ये लड़का इस पार्टिकल पर बैठ जाए, तो ऑब्जर्वर जब इस पार्टिकल पर बैठकर इसी पार्टिकल को देखेगा तो क्या फील होगा? क्या अब ये सर्कुलर मोशन करता नजर आएगा? नहीं, क्योंकि आप पढ़ते थे कि जहां पर ऑब्जर्वर है वो पार्टिकल रेस्ट में रहेगा। अगर बस में ऑब्जर्वर है तो पूरा बस रेस्ट में रहता है। ट्रेन पर ऑब्जर्वर को बैठा दो तो ट्रेन में रुक जाएगा। अगर एरोप्लेन पर ऑब्जर्वर है तो एरोप्लेन उस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में रहता है। तो जहां पर ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट में मानता है। ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा कैसा मानता है? रेस्ट में। तो ऑब्जर्वर अगर यहां पर बैठ चुका है, ऑब्जर्वर इस पार्टिकल पर बैठ चुका है और अब ऑब्जर्वर से कोई पूछेगा, अब मोनू से पूछेगा, मोनू को बैठा दिए यहां पर, ठीक है ना। अब मोनू से पूछेंगे कि बताओ, इसको देखो और बताओ कि सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं। तो मोनू को लगेगा सर्कुलर मोशन कर ही नहीं रहा है। मोनू को लगेगा कि सर्कुलर मोशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मोनू बाहर की तरफ, जैसे ही मोनू बैठेगा ना, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ मोनू फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगता है? स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़ते थे, थोड़ा इसको हम समझते इधर। हम पहले नहीं पढ़ाते थे इस समय इस बात को, कि अगर मान लेते एक बस है और बस में मान लेते एक लड़का है और बस में एक लटका हुआ बॉब है, तो लड़का जब इस बॉब को देखेगा तो रुका हुआ दिखेगा, चूंकि बस आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, चूंकि बस आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो जब बस आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो इस बॉब पर एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा। इसका मास अगर m है तो स्यूडो फोर्स ma लगेगा। स्यूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन लगता है। अगर बस चल रहा है आगे तो स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे, बस चल रहा है आगे तो स्यूडो फोर्स लग जाएगा पीछे। स्यूडो फोर्स ऐसे काम करता है। तो जैसे ही अगर ऐसा सोचिए कि अगर लड़का बस के अंदर है तब ना, अगर लड़का अगर यहां पर रहता तो स्यूडो फोर्स नहीं लगता। स्यूडो फोर्स सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम, जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है, जिस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल, ठीक है ना।
तो अगर एक्सेलरेशन होगा फ्रेम के पास तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लग जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तभी सूडो फोर्स लग सकता है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तभी, ग्राउंड पर अगर लड़का खड़ा है तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं काम करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब काम करेगा जब लड़का उस रोटेटिंग फ्रेम में चला गया है, ठीक है ना। लड़का रोटेटिंग फ्रेम पर बैठ गया है, उसी पार्टिकल पर बैठ गया है जिस जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तब सूडो फोर्स हम लगा सकते हैं बाहर की तरफ। और कितना लगाएंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना लगाएंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इसका मास अगर m है तो मास, और वास्तव में तो एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगता है, तो एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्सेलरेशन होता है इधर। फिलहाल के लिए हम ऐसा मान रहे हैं कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, ये पार्टिकल ने इसका AT 0 है, AT क्या है 0 है, AT क्या है 0 है। तो AT अगर 0 है तो इसके पास तो एक ही एक्सेलरेशन है सिर्फ AC, इसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है वो है AC। तो AC के अपोजिट लगेगा मास इंटू, और AC का मान इधर क्या होता है पढ़ चुके हैं v²/r, तो mv²/r, mv²/r, तो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ mv²/r। मेन रूप से आपको यह समझना है ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, 2-3 बात इसमें समझना है। सबसे पहला बात कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है, सबसे पहला बात कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है। इसके अलावा क्या समझना है आपको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब काम करेगा जब कोई ऑब्जर्वर उस रोटेटिंग फ्रेम में रहेगा, ऑब्जर्वर इस पार्टिकल पे बैठ जाएगा, तब सूडो फोर्स काम करता है। और कितना काम करता है, बाहर की तरफ काम करेगा mv²/r, बाहर की तरफ काम करेगा mv²/r। चलिए तो ये हो गया, और क्या ऐसे आप पढ़ते थे ना सूडो फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वही है मास, और इधर एक्सेलरेशन कितना है v²/r, तो इधर लग जाएगा फोर्स m इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ही तो है, m इंटू a लगता था, तो m इंटू एक्सेलरेशन का मान v²/r है, एक्सेलरेशन का मान v²/r है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा सूडो फोर्स, ये क्या हो जाएगा आपका सूडो फोर्स। बोलिए सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे हैं, हालांकि सेंट्रीफ्यूगल बोलना है, सूडो नहीं बोलना है, क्या बोलना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका थोड़ा यूज करते हैं, इस फोर्स का क्या करते हैं थोड़ा यूज करते हैं। चलिए तो इसको आप नोट करें, अब इसका हम करेंगे यूज। हालांकि देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना का यूज करना थोड़ा आसान होता है, सेंट्रीपिटल के जगह पर हम ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल का ही यूज कर देंगे क्वेश्चन में, क्योंकि बताएंगे क्यों यूज होता है, मतलब क्यों ज़्यादा आसान होता है, इस बात को थोड़ा समझें। याद करिए इससे पहले लेक्चर अगर आप देख के रखे हैं तो एक क्वेश्चन कराए थे हम लास्ट में, उसी क्वेश्चन को फिर से करा रहे हैं, लेकिन इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। क्वेश्चन वही है, तरीका अलग है। लेंथ L है, मास M है, ठीक है ना, और कुछ वेलोसिटी भी है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन क्या बताना है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने धागा, धागा में कितना टेंशन है। तो नीचे काम कर रहा होगा mg, ऊपर काम करेगा टेंशन T, टेंशन mg के बराबर तो हो नहीं सकता, ये बात तो समझ चुके थे पहले क्लास में। फिर हम लोग क्या करते थे, नेट फोर्स, उस समय क्या करते थे कि नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और सर्कल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये सर्कल बनता है ना, ये सर्कल है, तो नेट फोर्स होगा सेंटर की तरफ, तो नेट फोर्स मतलब T माइनस एम जी इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ क्या होता था v²/r। तो यहाँ से टेंशन का मान आया था मेरा mg प्लस mv²/r, ऐसा हम किए थे इससे पहले क्लास में, इससे पहले क्लास में हम ऐसा किए थे, ठीक है ना। टेंशन का मान आया था mg प्लस mv²/r। पर इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे अब हम इस पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अलग फ्रेम से, अलग फ्रेम मतलब ग्राउंड से पहले सॉल्व कर रहे थे,
पहले कहाँ से सॉल्व कर रहे थे, ग्राउंड से सॉल्व कर रहे थे हम, ठीक है ना, पहले ग्राउंड से सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना, पर अब ग्राउंड से सॉल्व नहीं करेंगे, इस पार्टिकल पर ही हम बैठा देंगे ऑब्जर्वर को, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए टेंशन लग रहा था ऊपर, mg लग रहा था नीचे। अगर ये जो बच्चा है, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को हम यहीं बैठा दिए, इस पार्टिकल पर बैठा दिए, तो जैसे ही ऑब्जर्वर बैठेगा इस पार्टिकल पर, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल mv²/r, ठीक है। चूंकि लड़का बैठ चुका है इस बॉब पर, लड़का इस पार्टिकल पर बैठ चुका है, तो लड़का को क्या लगेगा, लड़का को लगेगा कि पार्टिकल अब सर्कुलर मोशन कर ही नहीं रहा है, ये बॉब रुका हुआ है, बॉब इक्विलिब्रियम में है। और जब इस लड़का को बॉब रुका हुआ लगेगा, ठीक है ना, और जब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स टेंशन और नीचे का दोनों फोर्स इक्वल कर देंगे, तो mg + mv²/r के जगह पर l कर देंगे, लेंथ l है, तो ये आसानी से आ गया टेंशन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आसान है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आसान है, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स को सिर्फ बैलेंस ही तो कर, फोर्स को सिर्फ ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर करना होता है, ठीक है ना। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस बैलेंस कर दीजिए, ठीक है ना। ऊपर का फोर्स, नीचे का फोर्स, या लेफ्ट का फोर्स, राइट का फोर्स आपको इक्वल सिर्फ करना होगा, ठीक है ना। ऊपर का फोर्स और बाकी नीचे का फोर्स इक्वल कर दिए, आ गया। चलिए कुछ और हम लोग करते हैं, कुछ और बात करते हैं हम। देखिए क्या सवाल है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागा का टेंशन पूछ रहा है, किस समय का, एट दैट इंस्टेंट व्हेन स्ट्रिंग ब्रेक्स। ये स्ट्रिंग क्या होगा, ब्रेक्स होगा, टूट जाएगा ये स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ना, कोई ऐसे किया, काट दिया, धागा टूट गया, तो जिस समय एकदम टूटा ना, उस समय बताना है कि इसका टेंशन, इसमें कितना टेंशन फोर्स होगा जिस समय टूटा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये जस्ट टूटा है, और जैसे ही ये टूटा क्या होगा सोचिए, जैसे ही टूटा है मतलब जिस समय एकदम टूटा उस समय रफ्तार बताइए इसका, ठीक है ना, एकदम उस इंस्टेंट में बताइए जिस समय रस्सी को काटा गया है, काटा गया या रस्सी टूट गया। तो जिस समय रस्सी काटा गया सोचिए उस समय रफ्तार क्या होगा इसका, उस समय इसका रफ्तार क्या होगा, 0 होगा। एकदम जिस समय रस्सी टूटा है उस समय इसका रफ्तार क्या होगा, 0। फिर रफ्तार धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, रफ्तार धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अच्छा, बाकी फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मास मालूम ही है इसका, मास इसका m है, नीचे लगा देंगे फोर्स mg, ऊपर लगा देंगे टेंशन T। अच्छा क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा, क्वेश्चन में थीटा भी दिया रहेगा। अच्छा ये एंगल थीटा, ठीक है ना, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए करेंगे क्या, कुछ बच्चा क्या करेगा ना, कुछ बच्चा क्या करेगा कि ये टेंशन है, ठीक है ना, इधर टेंशन है तो इधर कर देगा T cos थीटा और इधर कर देगा T sin थीटा, ठीक है ना।
टी कॉस थीटा, इधर कर देगा टी साइन थीटा, और बोलेगा कि सर टी कॉस थीटा इक्वल होगा एम जी के, ठीक है ना। यहाँ से टी इक्वल टू हो जाएगा एम जी बटा कॉस थीटा। ये हो गया आंसर, ये आ गया टेंशन का आंसर। ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा समझे, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। हम अभी सॉल्व करेंगे। टेंशन का मान एम जी अपॉन कॉस थीटा नहीं आएगा, कुछ और आएगा। अब यहाँ पे तो सोचिए, दिमाग लगाएं, ठीक है ना, क्या गलत है। देखिए सबसे पहला ना कि हम जो ये कह दिए कि टी कॉस थीटा फोर्स और एम जी फोर्स इक्वल है, ये गलत है। सबसे पहले क्यों गलत है, ठीक है ना। टी कॉस थीटा फोर्स एम जी फोर्स इक्वल कर दिए, ये गलत है, क्योंकि इक्वल तब कर पाएंगे ना जब इस लाइन में, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम नहीं है इधर, ठीक है ना, कुछ एक्सेलरेशन काम कर रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है ना। मतलब इस लाइन में, इस लाइन की तरफ एक्सेलरेशन कुछ काम करेगा। इक्विलिब्रियम किधर है, अगर सोचिए, ठीक है ना, आपको अगर दिमाग लगाना है, इक्विलिब्रियम किधर है। अगर यहाँ पर रफ्तार जीरो है, मतलब u इक्वल टू जीरो है, तो सेंटर की तरफ इक्विलिब्रियम है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना। इधर अगर इस डायरेक्शन में AC नहीं है, क्योंकि AC का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बटा r, और v तो जीरो है, तो AC क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, AC जीरो हो जाएगा। तो इस लाइन में पहले देखना है कि एक्सेलरेशन किस लाइन में जीरो है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में जीरो है, उस डायरेक्शन में फोर्स को तोड़ना होता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि फोर्स को किसी भी डायरेक्शन में तोड़ दिए, ठीक है ना। टेंशन को तोड़ दिए, क्या फर्क पड़ेगा, टेंशन का 2 कंपोनेंट कर दिए, टी कॉस थीटा, बाकी नीचे एम जी काम कर ही रहा था। पर इधर तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, इधर इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि जहां तक हमको मालूम है कि जिस समय रस्सी टूटा है उस समय रफ्तार जीरो था। तो रफ्तार जीरो होने से क्या फायदा हुआ, रफ्तार जीरो होने से ये फायदा हो गया, ठीक है ना, कि इस तरफ मतलब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस लाइन में हम फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं, फोर्स को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको करेंगे हम, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा क्या गलती हुआ था, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं सही कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो हम पहले करके बताएं गलत, ठीक है ना, ताकि गलत आपको ना बने। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि क्या गलती करता है बच्चा। ऐसा था कुछ क्वेश्चन, यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे ही रस्सी टूटेगा, तो रस्सी टूटते ही मतलब जस्ट रस्सी टूटेगा, उस समय रफ्तार क्या होगा, जीरो। इसके पास रफ्तार क्या होगा, जीरो। रफ्तार जीरो होने से सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, AC जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। टेंशन फोर्स इधर काम करता है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। और बाकी इधर नीचे काम करते रहता है mg, हालांकि mg सेंटर ऑफ मास पे काम करता है, ठीक है ना, दिखा दिए ऐसे। अच्छा, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ाएंगे तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, और ये mg है, तो इस mg का एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा, ठीक है ना, mg sin थीटा। अब देखिए, अब ये आप कर सकते हैं, अब ये कर सकते हो। इधर टेंशन लग रहा है, नीचे mg cos थीटा लग रहा है, तो टेंशन होगा इक्वल mg cos थीटा के। अब ये कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है ना, क्योंकि हमको ये बात मालूम है, ठीक है ना, हमको ये बात मालूम है कि इधर एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना, ये बात हमको मालूम है कि इधर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब कोई टेंशन वाला बात फिर नहीं है। फिर इधर का फोर्स क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो फिर ऊपर का फोर्स टेंशन और इस डायरेक्शन का फोर्स mg cos थीटा बराबर कर दिए। तो ये आपका रियल आंसर है। टेंशन काम कर रहा है mg cos थीटा, टेंशन काम कर रहा है mg cos थीटा। सेकंड, अगर इसी सवाल में आपसे ये कहता कि इस पॉइंट पर रस्सी जब टूटा तो रफ्तार जीरो है, जिसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जीरो है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना। तो इधर ये वाला एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो mg sin थीटा बटा m कर देंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा g sin थीटा। इधर की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा, तो g sin थीटा एक्सेलरेशन से आएगा,
थीटा क्या है, ये एंगल जो बन रहा है, जी साइन थीटा से सही आगे नीचे की तरफ आ रहा है, जी साइन थीटा स्लेशन इसके पास, ये एंगल अगर थीटा है तो इधर सेशन क्या होगा, जी साइन थीटा। इसको आपको क्या करना है, समझना है, नोट करना है, ठीक है ना, दोबारा रिवीजन करना है, देखना है कहाँ पे आप गलती किए थे, ठीक है ना। और क्लास करते समय सोचना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना, फिजिक्स सोचने का चीज़ है। आप एक बार कोई भी क्वेश्चन देते तो आप एक बार करके देखिए, सोच कर देखिए कि आप कितना सोच पाते, कितना आपका दिमाग काम करता है इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इसको नोट करें, बढ़ते हैं आगे। थोड़ा हम लोग बात करते हैं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का थोड़ा करते हैं हम स्टडी। ये मान लेते हैं सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से, ये आपका मान लेते हैं यहाँ आया, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का क्या मतलब है, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है कि अब इससे ऊपर नहीं जा सकता है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब, ठीक है ना, ये ऐसे गया, ठीक है ना, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये एक्सट्रीम है, ठीक है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे रफ्तार क्या होगा, 0, फिर वापस यहाँ से आएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीन पोजीशन। इसी प्रकार से, ठीक है ना, इसी प्रकार से ये भी क्या, एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ भी रफ्तार क्या होगा, 0 होगा। ये एंगल मान लेते थीटा है, लेंथ मान लेते L है, इसका मास मान लेते M है। हम एक्सेलरेशन का बात करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब सेंटीपीटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर मीन पोजीशन का बात करेंगे, फिर किसी और पॉइंट का बात करेंगे, ना मीन पोजीशन होगा ना एक्सट्रीम पोजीशन होगा, बीच का कोई पॉइंट का बात करेंगे। खैर छोड़िए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना, ध्यान से देखना है आपको। एक्सट्रीम पोजीशन पे आप समझिए कि एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना, यहां पर कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंटीपीटल या टेंजेंशियल। देखिए सबसे पहला कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद पार्टिकल रुक जाता है। पार्टिकल रुक जाता है, इसका मतलब कि सेंटर की तरफ, मतलब इधर ये सेंटर है ना, ठीक है ना, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये सेंटर, AC तो खत्म हो जाएगा, AC तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि AC का फार्मूला होता है v²/r। AC का फार्मूला होता है v²/r। जब v अगर 0 हो जाएगा तो AC फिर तो 0 हो जाएगा। तो याद रखना है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे सेंटीपीटल एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है ना, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, AT होगा, क्या होगा, AT होगा। कितना होगा, अब ये क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना, कितना होगा, तो जी साइन थीटा होगा, जी साइन थीटा होगा, ये थीटा एंगल है, ठीक है ना। तो याद रखना है दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, सेंटीपीटल मतलब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। इसका उल्टा मीन पोजीशन पर देखिए, इसका उल्टा समझते हैं हम लोग मीन पोजीशन का। तो मीन पोजीशन पे क्या होगा, मीन पोजीशन पर जैसे ही आता है तो रुकता थोड़ी है, कुछ स्पीड रहता है मीन पोजीशन पर, ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, यहाँ पर रुकता थोड़ी है। अगर रुक जाएगा तो फिर वापस इधर जा नहीं पाएगा। ऐसे आप फील करिए थोड़ा सा, इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये ऐसे आएगा ना, रुकता सिर्फ इस पॉइंट पर है, फिर यहाँ से नीचे आता है, रुकता इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से नीचे आता है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे थोड़ी रुकता है, ऐसे आएगा ऐसे। यहाँ पे तो रफ्तार रहता है ना कुछ, मान लेते हैं यहाँ पे रफ्तार कुछ भी है, यहाँ पे कुछ रफ्तार भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रफ्तार जब कुछ होता है भी, रुकता नहीं है, मतलब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन तो काम करेगा, AC तो होगा, AC तो होगा, ठीक है ना, AC तो पक्का होगा, क्योंकि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है तो AC होगा, क्योंकि AC इक्वल टू फार्मूला होता है v² बटा r, r के जगह पर है L,
नीचे बाकी एफ जी काम करेगा। अब एटी का सोचिए, एटी क्या होगा? एटी मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहां पर नहीं होता है, ठीक है ना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहां पे नहीं होता है, मीन पोजीशन पे एटी नहीं होगा। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पर एसी नहीं होता है ना, वैसे यहां पर एटी नहीं होता है। ऐसे भी आप सोचिए कि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है सोचिए थोड़ा। एक्सट्रीम पोजीशन पर सेंटीपीटल एक्सीलरेशन है, जैसे थोड़ा नीचे आया सेंटीपीटल एक्सीलरेशन बढ़ेगा। ये है, कुछ गलत बोल दिया हम। फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, सेंटीपीटल एक्सीलरेशन नहीं होता। जैसे जैसे नीचे आएगा सेंटीपीटल एक्सीलरेशन बढ़ेगा और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन घटेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं और नीचे आया तो फिर ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? घटेगा और एसी का मान बढ़ेगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि थीटा क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा, थीटा घटेगा और थीटा घटेगा और एक समय आएगा कि थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। तो साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा? जीरो। साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा? ठीक है ना। साइन थीटा की जगह पर जीरो रखे, साइन जीरो का मान क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो 80 का मान तो खत्म हो जाएगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मीन पोजीशन पे तो समझ नहीं है, एक्सट्रीम पोजीशन पे समझ नहीं है, क्या समझे? ये समझे कि मीन पोजीशन पर 80 जीरो होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर एसी जीरो होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा रहेगा ना, मीन पोजीशन है ना एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पे दोनों होगा, एसी भी होगा और एटी भी होगा। इस केस में एसी भी होगा और एटी भी होगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझना है, काफी काम देगा, इसको थोड़ा नोट कर लें, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आगे। हो गया होगा नोट? चलिए अब बात करते हैं हम कोनिकल पेंडुलम का। किसका बात करते हैं? अब हम बात करते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, ठीक है ना। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम तो समझते ही हैं, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम तो आप समझते ही हैं, बहुत बार सिंपल पेंडुलम के बारे में आप पढ़े होंगे, जाने होंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? जैसे ये है ना, ठीक है ना, ये क्या है? ये सिंपल पेंडुलम है। ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है? कोनिकल पेंडुलम में ये है कोनिकल पेंडुलम, ये क्या है? ये कोनिकल पेंडुलम है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा ये कोनिकल पेंडुलम है। तो ये क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है, ठीक है ना। बॉब जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा, ऐसे घूम रहा है, और सिंपल पेंडुलम में ऐसे घूमता है, ठीक है ना। ये ऐसे घूमता है, थोड़ा इसको और घुराइएगा तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है ना। तो ये है सिंपल पेंडुलम, ये है सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम मतलब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा। अब समझिए, ठीक है ना। कुछ एंगल मान लेते हैं, थीटा है, लेंथ मान लेते हैं एल है, और ये ओहो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करिए। तो फिगर ख़राब बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार से, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है ना। ये सेंटर है, ये कुछ ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना। ये कुछ ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो फाइंड करना है, वही फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड करिए ओमेगा, फाइंड करिए ओमेगा, यही ओमेगा आपको फाइंड कर देना है। चलिए कोशिश करिए फाइंड करने का, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ना।
तो देखिए करते हैं कि इधर लग रहा होगा टेंशन T और नीचे लग रहा होगा क्या mg। नीचे क्या लग रहा होगा mg, नीचे क्या लग रहा होगा mg। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का तो फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर बटा r या फिर है m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है ना, m ओमेगा स्क्वायर r। तो हम इसको यूज फिलहाल नहीं करेंगे, हम m ओमेगा स्क्वायर r को यूज करने वाले हैं। हम किसको यूज करेंगे, m ओमेगा स्क्वायर r को, क्योंकि हमको ओमेगा निकालना है। क्या निकालना है, ओमेगा, ठीक है ना। यहां पे सोचिए, आप दिमाग लगाइए थोड़ा कि सर्कल ये है, ये सर्कल है, सर्कल ये है, ठीक है ना, ये आपको देखना है। तो सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स पहले पता करिए, सर्कल के सेंटर की तरफ आप पता करिए फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है। तो टेंशन का एक कंपोनेंट लग रहा होगा, सीधा सा बात है, टेंशन का एक कंपोनेंट काम कर रहा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये टी है तो इधर टी कॉस थीटा होगा, इधर टी साइन थीटा होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा है जो घुमा रहा है। तो टी साइन थीटा, ठीक है ना, टी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना, टी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा किसके, m, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला l नहीं है, l तो ये लेंथ है ना, ठीक है ना, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये रेडियस बताइए। तो ये रेडियस भी नहीं मालूम है हमको, ठीक है ना, ये रेडियस निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। अगर ये l है और ये थीटा है तो गारंटी ई एल कॉस थीटा होगा, और ई वाला क्या होगा, ये हो जाएगा l साइन थीटा, तो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये क्या मानिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, ठीक है ना, अब क्या करना है, इधर देखिए तो टी कॉस थीटा दिख रहा है आपको और एक फोर्स नीचे mg दिख रहा है। क्या इसको बराबर कर सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी कॉस थीटा इक्वल होगा mg को, सोचिए, ऐसे नहीं लिखना है, सोच के लिखना है। हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे हम घुमा रहे थे ना, जब ऐसे घुमा रहे थे, ठीक है ना, तो कोई ऊपर नीचे तो मोशन हो नहीं रहा था, ऊपर या नीचे तो जा नहीं रहा था, ऊपर नीचे कोई जा नहीं रहा था, मतलब टी कॉस थीटा और mg क्या होगा, बराबर होगा। अब दोनों, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितना है, पहले ये सोचिए, एक वेरिएबल तो यहाँ पर t है, ठीक है ना, और दूसरा वेरिएबल क्या है, ओमेगा है। ओमेगा तो हमको फाइंड करना है, बाकी तो देखिए थीटा तो मालूम ही था और लेंथ तो मालूम ही था l, तो बाकी तो कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। टी को हमको गायब करना है और टी को गायब करने के लिए भागा दे दीजिए, टी से टी खत्म, साइन थीटा भागा कॉस थीटा टेन थीटा, एम से एम भी क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। बाकी आपको बहुत आसान हो गया, अब कोई बहुत बड़ा बात नहीं, आपको आंसर भी दिख रहा होगा। अब ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा और बट्टा जी, सही है, आप अब कर लीजिए। अब क्या दिक्कत है, टेन थीटा इंटू जी बटा एल साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। तो हम तो कहते हैं, क्या कहते हैं हम, tan थीटा को क्या लिख दें हम, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। थोड़ा देखिए, डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, ठीक है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर ऊपर क्या बचा जी बटा नीचे क्या बचा एल कॉस थीटा। ये आंसर है, ये क्या है आंसर, रूट ओवर जी अपॉन एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका कोनिकल पेंडुलम का बात था जिसका ओमेगा निकालना था, ठीक है ना। एससी वर्मा में भी शायद एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा आपको, ठीक है ना। समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट को, इसको आप नोट करें।
चलिए हो गया है। हो तो गया है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर मेरा बचेगा। हालांकि टॉपिक पूरा खत्म नहीं हो पाया सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या पढ़ेंगे? बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है ना। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स का आगे आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद एंड करते हैं क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स। फिर हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन, जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास एक रोड है, इस प्रकार का, आप मान लेते हैं कार से जा रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट को मान लीजिए ए, कार चलाते मान लेते कार को जा रहा है, भी वेलोसिटी से जा रहा है कार एज यहाँ पर पहुँचा, पॉइंट इसको बी मानिए, यहाँ पर भी कार का स्पीड कुछ भी है। फिर कार ऐसे जाते 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 यहाँ पर पहुँचा, ठीक है ना। कुछ जा रहा है वेलोसिटी भी से, इस पॉइंट को मानिए क्या, सी मानिए, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल आपको ये है कि आपको फाइंड करना है कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे सबसे कम है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर का नॉर्मल रिएक्शन को हम NM बोल देंगे, यहाँ पर का नॉर्मल रिएक्शन को हम NB बोल देंगे, और यहाँ पर का नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, NC बोल देंगे। तो बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए आप नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देना है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका मास भी कुछ होगा, मान लेते हैं मास m है, तो नीचे काम करेगा mg, ठीक है ना। ऊपर काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे काम करेगा mg, ऊपर काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा आपको पता लग रहा है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, हालांकि Na लिखिए, Na, तो Na सीधा बात है कि Na, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगा mg के, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। Na इक्वल हो जाएगा mg के। हालांकि यहाँ पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वेलोसिटी से फर्क तब पड़ेगा, वेलोसिटी से फर्क कब पड़ेगा, वेलोसिटी से फर्क तब पड़ेगा जब सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है ना। ये तो सीधा जा रहा है, ये तो सीधा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ सर्कुलर ट्रैक है, ये ऐसे कुछ सर्कुलर ट्रैक पर आया। यहाँ पर देखिए mg नीचे काम करेगा, mg तो हमेशा नीचे काम करेगा mg तो हमेशा नीचे काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऊपर काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाएगा ऊपर। अब बताइए कि सर्कल, देखिए तो ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये तो सर्कल है ना, ये तो कुछ सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल में चल रहा है बस, ठीक है ना। अब सोचिए आप सेंट्रीपिटल फोर्स से समझना चाहते हैं या सेंट्रीफ्यूगल से समझना चाहते हैं, दोनों समझ लीजिए, क्या दिक्कत है, आप दोनों समझ लीजिए। अगर बस के हिसाब से देखिएगा, अगर बस पर आपको बैठा दें हम, ठीक है ना, बस पर आपको बैठा दे, दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये आप हैं। अगर हम आपको बस पे बैठा दें तो आप क्या करिएगा? जैसे ही बस पे आप बैठ जाइएगा तो आप कहिएगा सर इस पर सेंट्रीपिटल नहीं, बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ठीक है ना। बाहर की तरफ फोर्स लगा देंगे हम mv²/r, क्योंकि आप बैठ गए हैं ना यहाँ पर, तो आपको ये रेस्ट में दिखेगा बस। तो बस रेस्ट में क्यों दिखेगा? क्योंकि आप सूडो फोर्स लगा दिए mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल लगा दिए। अब ये बस तो रुका हुआ है, मतलब नॉर्मल फोर्स और ये नीचे का जो भी फोर्स है बराबर होगा। ये नॉर्मल NB है, तो NB इक्वल होगा किसके, mg प्लस mv²/r के, हो गया। लीजिए हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे mg तो नीचे काम करेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है।
अब बताइए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बात कर रहे हैं हम, सेंट्रीपिटल नहीं। आपको यहाँ पर हम बैठा दिए, बस पर ही आपको बैठा दिए, तो जैसे ही बस पर आप बैठाइएगा बस तो रुक जाएगा। जैसे ही बस पे आप बैठिएगा बस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आप क्या करिएगा, बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगा दीजिएगा। सर्कल देखिए, सर्कल तो ऐसा है, सर्कल तो ऐसा है ना, ये सर्कल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है। तो सर्कल का सेंटर ये है, क्या सेंटर की तरफ फोर्स लगता है? नहीं। अगर आप बैठ गए हैं ना इस पर, तो अब सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा। ठीक है ना, आपको लगा देना है बाहर की तरफ mv²/r। ठीक है ना। एक बात और है, क्वेश्चन में ये भी आपका दिया रहेगा कि रेडियस सर्कल का और ये रेडियस सर्कल का r ही है दोनों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा। चलिए तो अब देखिए सीधा सा बात है। ठीक है ना, अब देखिए, ठीक है ना, ये तो रेस्ट में है, तो ऊपर का फोर्स कौन कौन सा है? एक NC है प्लस एक mv²/r है, ये इक्वल होगा mg के। तो नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट C इक्वल टू mg माइनस mv²/r हो गया। अब बताइए, ठीक है ना, अब आराम से सोचिए, तीनों पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन हम निकाल चुके हैं। आप खुद देख लीजिए कहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है? देखिए ना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज़्यादा है, mg में कुछ ऐड हो रहा है, पॉइंट B पर सबसे ज़्यादा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है ना, हम आपको बोले थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन उसको पहले लिख देंगे। ठीक है ना। सबसे कम नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर है? सबसे कम नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है, mg में कुछ कम हो रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए बीच बीच में यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, इसमें mg में कुछ ऐड हुआ mv²/r, यहाँ पर mg में माइनस हुआ mv²/r। तो सबसे कम नॉर्मल रिएक्शन है NC। ठीक है ना, फिर उससे बड़ा कौन है Na। फिर सबसे बड़ा कौन है? NB। चलिए सबसे छोटा NC, फिर उससे बड़ा Na, और सबसे बड़ा कौन है? NB। तो देखिए, कभी भी अगर रोड पर ब्रेकर बनाया जाता है, ठीक है ना, जैसे होता है ना कि गाड़ी बहुत तेज़ी में ना आए, थोड़ा स्लो आए, मतलब गाड़ी थोड़ा, मतलब होता नहीं कि लोग घर के आगे उगे बना देते हैं एक ब्रेकर टाइप का, ऐसे मतलब रोड को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं या नीचा कुछ ऐसा कर दिए। तो ब्रेकर बनाया गया कि गाड़ी मतलब यहाँ पर आए और थोड़ा स्लो हो जाए और फिर थोड़ा स्लो में गाड़ी जाए। तो अगर रोड जो ब्रेकर बनाया जाता है, ब्रेकर अगर मान लेते हैं कि ब्रेकर जनरली, ठीक है ना, ब्रेकर आप बना सकते हैं रोड पर दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो रोड को थोड़ा ऊँचा कर दिए, ठीक है ना, रोड को थोड़ा ऊँचा करके बना दिए, या तो एक रोड को थोड़ा नीचा कर दिए। एक तो ब्रेकर बनाए तो ऊंचा कर दिए, एक तो ब्रेकर बनाए तो नीचा कर दिए। तो इस ब्रेकर से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर रोड पर गड्ढा मिल गया आपको, रोड अगर आपको थोड़ा सा गड्ढा मिल रहा है, ठीक है ना, ये इस प्रकार का ब्रेकर है कि थोड़ा गड्ढा में आपका गाड़ी घुस रहा है, तो कोई वहाँ पर दिक्कत वाला बात नहीं है कि वहाँ पे गड्ढा में जाने से नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, जैसे आपका गाड़ी गड्ढा में जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ जाएगा, मतलब टायर और रोड के बीच का कॉन्टैक्ट और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको स्पीड कम करने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे स्पीड आप बढ़ा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। होता है ना कि थोड़ा स्पीड कम करना होता है तो कि थोड़ा मतलब कांटेक्ट बना रहे, ठीक है ना, तो स्पीड कम करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक स्पीड आप बढ़ाइएगा ने तो नॉर्मल बढ़ जाएगा। तो अगर आपका गाड़ी कभी गड्ढा उड्ढा जा रहा है, गड्ढा में चला गया, फिर आप मतलब इस प्रकार से रोड पर गड्ढा देखें तो स्पीड अगर धीरे नहीं भी करिएगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका गाड़ी थोड़ा उछल जाएगा या फिर कांटेक्ट छोड़ देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका गाड़ी ऐसे जा रहा है, मतलब रोड पर क्या है ना कि रोड पर ब्रेकर है, थोड़ा उठा हुआ है, रोड पर थोड़ा उठा हुआ है, रोड थोड़ा उठा हुआ है, तो वहाँ पर थोड़ा ज़रूरी है कि अपना गाड़ी पे ब्रेक मारिए और जो रफ्तार है थोड़ा कम करिए, स्लो करिए गाड़ी को, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आपका नॉर्मल रिएक्शन कम होने वाला है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कम होने वाला, नॉर्मल रिएक्शन जहाँ ज़्यादा कम हो गया तो गाड़ी, ठीक है ना, रोड से कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा। नॉर्मल रिएक्शन अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन जहाँ जीरो हो गया तो आपका गाड़ी क्या होगा, गाड़ी अलग रोड अलग, चक्का अलग
हो जाएगा, मतलब कांटेक्ट छोड़ देगा, तो वहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा है, ठीक है ना। तो जहाँ अगर ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं ना तो स्पीड को धीरे रखना है। रोड पे जा रहे हैं जहाँ देखें तो ऊंचाई टाइप का है तो स्पीड को धीरे कर लें। जैसे स्पीड को धीरे करिएगा, भी को धीरे करिएगा, mv²/r तेजी से कम जाएगा, ठीक है ना। और ये तेजी से कम जाएगा तो नॉर्मल एक्शन थोड़ा, ये कम जाएगा तो नॉर्मल एक्शन थोड़ा बढ़ा रहेगा। अब भी अगर और बढ़ा लेंगे तो mv²/r बहुत ज़्यादा भर जाएगा, ठीक है ना। तो पता लगा mg के बराबर अगर हो गया तो mg भी उतना, ये भी अगर मान लेते 50 न्यूटन, ये भी 50 न्यूटन, 50 - 50 जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो आपका जो गाड़ी है कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा, गाड़ी आपका रोड को छोड़ देगा, ठीक है ना। फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर गड्ढा में गाड़ी जा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्पीड बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो स्पीड को घटा देना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से इस बात को हम समझे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं चाहें तो, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आप चाहें तो लगा सकते हैं अगर आपको मन है। इसको नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। हमको पक्का पता आप नोट कर लिए होंगे। चलिए, अगर आपको मन है, अगर आप बोल रहे हैं तो हम करके दिखा सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब दिखाना क्या है, आप छोड़ के जा भी सकते हैं अब, क्योंकि आप इतना समझदार हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बेवकूफ़ हैं, इतना समझदार तो आप हैं ही। अगर गाड़ी यहाँ पर है, ठीक है ना, गाड़ी का मास m है, गाड़ी जा रहा है कुछ वेलोसिटी v से, नीचे काम करेगा mg, यहाँ काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। इस पॉइंट को हम बोले थे a, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट a, तो na इक्वल टू क्या हुआ था mg। जब गाड़ी यहाँ पर आपका गया था, कुछ वेलोसिटी v था, इस पॉइंट को हम बोले थे b, पॉइंट को क्या बोलेंगे b। नीचे काम करेगा आपका mg, ऊपर काम करेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट b, ठीक है ना। सर्कल ऐसे इस सर्कल में घूम रहा है गाड़ी, मतलब इस सर्कल में से जा रहा है, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट चूंकि आपको यूज करना है तो यूज करिए सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। नेट फोर्स इक्वल टू कर देना mv²/r। तो नेट फोर्स तो सेंटर की तरफ ही होगा ना, इस बात को हम समझाए थे। ये सेंटर है, ठीक है ना। तो नेट फोर्स मतलब बड़ा फोर्स कौन होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है ना। तो NB - mg, तब ना नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा। अगर ये mg को अगर बड़ा आप मान लेते हैं तो mg बड़ा और ये छोटा, तो नेट फोर्स तो इधर हो जाएगा ना, तो फिर ऐसे घूमना चाहिए ना, लेकिन गाड़ी तो ऐसे नहीं घूम रहा है ना, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना है कि गाड़ी जब ऐसे ये सर्कल में अगर गाड़ी घूम रहा है या कोई पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है तो नेट फोर्स तो इधर होगा, इस सेंटर की तरफ होगा। तो NB - mg इक्वल टू m, इसका मास कितना है, गाड़ी का मास है m, और बाकी एक्सेलरेशन कितना v²/r हो गया। तो यहाँ से ऐसा नहीं कि अलग निकलेगा, वही आएगा mg + mv²/r, वही तो आया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर mg आया, यहाँ पर mg + mv²/r आया। गाड़ी जब ऐसे 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 करके यहाँ पर गया था, इस पॉइंट को, मतलब ये गाड़ी है, इस पॉइंट को बोलेंगे c, नीचे लगेगा mg, यहाँ पर हालांकि वेलोसिटी है v, ऊपर लगेगा नॉर्मल एट पॉइंट c। ये है ना, ऐसे ऐसे ये सर्कल में घूम रहा है गाड़ी इस सर्कल में घूम रहा है। तो गाड़ी जब इस सर्कल में घूम रहा है, और आपको चूंकि सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगाना है, सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो नेट फोर्स, कौन फोर्स बड़ा होगा, mg - nc इक्वल टू mv²/r। तो यहां से आप देख सकते हैं आपको क्या निकालना है, nc, तो nc इक्वल टू mg - mv²/r, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना, आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन शायद हमको याद है, SC वर्मा का एक्सरसाइज में ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। हर एक चीज़ को आप नोट करें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, फिर बाकी आप क्वेश्चंस को ट्राई करिए, क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।